कहता है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा कर सकता है? साउंड जो है वो सबसे तेज किस में चल सकता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए भैया, सबको नमस्कार, सबको आदाब, सबको वंदे मातरम। चलिए भैया, अरे नहीं नूर अली, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा कर सकता है? पहला है पानी में, निर्वात में, वायु में या कांच में, है ना भैया। तो एक बात यहां समझना है सबसे पहले, अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट जो है वो एक गैर यांत्रिक तरंगे हैं। कैसी तरंगे भैया? गैर यांत्रिक तरंगे हैं। और गैर यांत्रिक तरंगे का मतलब होता है नॉन मैकेनिकल वेव है। और ये नॉन मैकेनिकल वेव उनको कहते हैं जिसमें माध्यम या मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब कि प्रकाश जो है वो एक गैर यांत्रिक तरंगे है जिनके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भैया। एज पर ऑप्शन जो होगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर हम सीक्वेंस वाइज लिख दे रहे हैं कि भैया निर्वात मतलब वैक्यूम, दूसरा आपका क्या हो जाएगा सर? वायु हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका पानी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कांच हो जाएगा। यही सीक्वेंस बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल छोटा सा देना है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है? स्पीड ऑफ लाइट जो होगी सर वो किस पर निर्भर करेगी? तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? तो हम कहेंगे सर माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पर निर्भर करता है। यह चीज आपको याद रखना है, यह चीज आपको याद रखना है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर रिफ्लेक्ट है ना, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। मतलब अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए कि किसी का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ओके, और किसी दूसरे माध्यम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है, तो बताइएगा भैया कि प्रकाश की चाल ज्यादा किस में रहेगी? ए बाबू बताओ भैया, प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होगी? 26 बताइएगा। ठीक है। अगर हमने कहा एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1 है और दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो प्रकाश की चाल पहले वाले में रहेगी ज्यादा कि दूसरे वाले में? पहला ये है और दूसरा ये है, बताओ भैया। ठीक है। ए बाबू हाँ एग्जैक्टली, जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में उसमें चाल उतना ही कम होगी, है ना। तो ये चीज, तो सबसे तेज जो होगा वो किस में चलेगा? प्रकाश इसमें चलेगा, उसके बाद इसमें, है ना। तो मतलब प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वही माध्यम में प्रकाश की चाल को डिसाइड करता है ना। चले भाई साहब, ओके। तो ओवरऑल जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हीरा है और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है, 2.4 होता है। इसीलिए हीरे में प्रकाश की जो चाल होती है वो बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? बहुत कम, क्योंकि उच्च अपवर्तनांक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है ना भैया। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः किस रूप में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इससे पूछा जाए, ये सूर्य है हमारा भैया, और सूर्य देवता जब अपने सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचाते हैं तो वो किस रूप में आता है, यही आपको बताना है। तो रूप की अगर हम बात करेंगे भैया, तो एक तो याद रखना सर, दीर्घ तरंगों के रूप में, मतलब लॉन्ग वेव के फॉर्म में आता है। कि तरंग, सॉरी माफी चाहेंगे, गलती से निकल गया, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है, लघु तरंगों के रूप में आता है। किस रूप में आता है भैया? लघु तरंगों के रूप में आता है, लघु तरंगों के रूप में आता है। ठीक है। किस विधि से आता है? तो हम कहेंगे सर विकिरण विधि से आता है, रेडिएशन से आता है। तो जहां लिखा हुआ होगा आप देख सकते हो, केवल प्रकाश में,
या प्रकाश दीर्घ तरंग अवरक्त में आता है, प्रकाश लघु तरंग अवरक्त किरणों में, प्रकाश दीर्घ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। तो आने वाली रोशनी लघु तरंगों के रूप में, और जाने वाली रोशनी जो होती है जैसे टकरा कर वापस भी तो जाती है, तो जब जाती है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ तरंगों के रूप में बदल जाती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक जो पहुंचती है भैया, वो 500 सेकंड में पहुंचती है। कितने देर में पहुंचती है, 500 सेकंड में पहुंचती है। मतलब कि 8.2 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, सूरज की रोशनी इतनी देर में पहुंचती है। चलो भैया, इतनी बातें क्लियर हो गया है। कहीं कहीं 8 जो है 16 भी लिखा रहता है, 16 भी लिखा रहता है, तो मतलब 8.2 मिनट मान के चलते हैं। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है। ये जो है भैया ग्रुप डी का पेट क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का पेट क्वेश्चन है, याद रखना। मतलब इसके बगैर वो पेपर वे नहीं बनाता है ना, इसके बगैर वो पेपर ही नहीं बनाता है। कौन, ग्रुप डी, है ना भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि इनमें से कौन सा दीप्त वस्तु नहीं है। एक होता है दीप्त वस्तु, दीप्त, और दूसरा होता है आदीप्त। क्या होता है, आदीप्त होता है। ठीक है, तो एक होता है आपका दीप्त और एक होता है आदीप्त। मतलब जो रोशनी निकालता है, जो प्रकाश या उजाला निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बोला जाता है। और जो प्रकाश नहीं निकालता है या रोशनी नहीं निकालता है, उसे आदीप्त कहा जाता है, नॉन लुमिनियस। तो भैया सूरज में खुद की रोशनी होती है, लैंप जलाओगे तो रोशनी होगी, मोमबत्ती में लेकिन चंद्रमा में तो रोशनी नहीं है। चंद्रमा में रोशनी है नहीं है बाबू, ये चीज है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित, तो किसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो किसके पास नहीं है, चंद्रमा के पास नहीं है। तो कहते नहीं चांद सा मुखड़ा, बहुत लोग चांद का तुलना जो करते हैं वो हमको लगता है नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, है ना, कि देखिए बच्चा एक कह रहा है सर हमारे कमेंट का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। एक दिन क्लास ले लेते हैं ना, और 1 घंटे का क्लास लगा दीजिएगा भैया ना, सब आंसर खेल लेंगे, कमेंट खेल लेंगे, है ना। आप हमारा कमेंट पढ़ो, हम आपका कमेंट पढ़े, है ना, ये वाला खेल लेते, पढ़ लो बाबू, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा बेचारा जो है, इसकी खुद की रोशनी तो दूसरे को क्या सुंदर बनाएगा, है ना। चांद सा चेहरा, मुंह एकदम भगोना के जैसे, लेकिन तुलना चांद से कर देंगे, है ना। तो चांद का जो तुलना किया जाता है, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए खैर, क्योंकि इसकी खुद की रोशनी नहीं है। अगला है परावर्तन के नियमानुसार। सभी लोग बताइएगा सर, परावर्तन के नियमानुसार। परावर्तन मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा सर, रिफ्लेक्शन। तो अब जरा बताना है रिफ्लेक्शन के नियमानुसार क्या कहानी है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है भैया, देखिए प्रकाश का परावर्तन कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि प्रकाश जब एक चमकदार सतह पर पड़ती है, तो उस चमकदार सतह से टकराने के बाद प्रकाश पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, पुनः उसी माध्यम में चली जाती है ना। समझ में आ रहा है, इसी को या इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, इधर 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 देखिएगा। ये मान लो कोई चमकदार सतह है और उस पर ये अभिलंब है। अब प्रकाश इधर से आई, यहां टकराई, वापस गई, है ना भैया। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर जो वापस गई वो परावर्तित किरण कहलाएगी। तो जिस कोण से आती है उसी कोण से क्या होती भैया, जाती भी है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान से देखना। प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहती है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। मतलब थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। मतलब आने वाला कोण जाने वाला कोण क्या होता है भैया, बराबर होता है।
समझ में आया? तो दो बातें बहुत अब जरा ध्यान से देखिएगा। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, गलत बात है। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, गलत बात है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर ये वाला कोण थीटा 30 डिग्री है तो जाने वाला कोण भी 30 डिग्री ही होगा। यही चीज है। अब जरा एक चीज ध्यान से समझना। अब आपसे पूछा जाए किसी चीज को देखना संभव हो पाया है किसकी वजह से? किसी चीज को देखना संभव हो पाया है किसकी वजह से? ए बाबू जल्दी बताओ, हम किसी चीज को देखना संभव कर पाए हैं तो वो है प्रकाश के परावर्तन की वजह से। प्रकाश के परावर्तन की वजह से, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम किसी चीज को देखना संभव कर पाए हैं तो क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम देख पाते हैं। क्यों? सूरज की रोशनी जो हो या हमारी आंख की रोशनी जाती है किसी वस्तु पर पड़ती है और टकरा कर वापस आ जाती तो हम महसूस करते, अच्छा ये लाल कलर पहने हैं, ओके, अच्छा लाल कलर में हरी पट्टी लगी हुई है। तो 7 रंग जाता है, जिस रंग का होता है वो टकरा कर वापस आ जाता है, बाकी 6 रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही तो होगा भैया। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपके पास, इधर देखो। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है और उसके बाद जो परावर्तन होता है तो यह घटना अनियमित होती है, सामान्य होती है, विसरित होती है या फिर नियमित होती है? सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर करिएगा क्या होना चाहिए। कह रहा है कि प्रकाश की परावर्तन का जो नियम है वह नियमित है। नियमित मतलब रेगुलर है। अगर आई है तो जाएगी भी रोशनी, अगर रोशनी आई है तो जाएगी भी, है ना। तो याद रखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये देखिएगा, अगर ये रोशनी आई है तो जैबो करेगी, है ना भैया। तो ये जो नियम है ये नियमित नियम है। परिघटना कैसी है? नियमित है, ठीक है दोस्तों, रेगुलर प्रोसेस है ये। चलिए सभी लोगों को